हम बात कर लेते हैं ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि दृष्टियां बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं किसी भी फलादेश को बनाने के लिए, किसी भी घटना को समझने के लिए, किसी भी प्रकार के लाइफ में इंसिडेंट को टोटली अगर आपको समझना है तो उसको बारीकी से जानने के लिए दृष्टियों का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, ये जन्म कुंडली के आपको 9 के 9 ग्रह लिख करके बता दिए। सबसे पहले हम बात करेंगे केतु से बात करते हैं। अब मैंने आपको एक लॉ सिखाया था ना कि अगर आपको याद करना है तो आप कैसे सीखोगे, किस सीक्वेंस में सीखोगे। आप 9 के 9 ग्रहों को 3-3 कैटेगरी में बांट लीजिए। कैसे? के शु र यानी केतु शुक्र रवि, च म रा चंद्र मंगल राहु, उसके बाद गुरु शनि बुध यानी गु शबु। अब आप इस प्रकार से समझ लीजिए। अब इनके आगे देखो मैंने दृष्टियां भी लगा दी हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा होता है तो उसकी कौन सी दृष्टि होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं केतु की। केतु की होती है 5, 7, 9, यानी केतु जिस भी भाव में बैठेगा। अब मैंने अगर केतु को यहाँ पर लग्न में बिठा दिया, पहले भाव में बिठा दिया, कोई भी लग्न की कुंडली ले लीजिए, उदाहरण के तौर पे मैंने सिंह लग्न की कुंडली ले ली है, तो आप ये देखिए कि केतु पहले भाव में बैठे हैं सिंह लग्न में। तो केतु यहाँ पर बैठ करके सबसे पहले 5वें भाव को देखेंगे, फिर उसके बाद 7वें भाव को देखेंगे, फिर उसके बाद 9वें भाव को देखेंगे। आप इस प्रकार से समझ लीजिए। अब बहुत सारे दर्शकों के मन में ये बात आ सकती है कि भाई केतु की कहाँ से आ गई। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सारे ग्रहों को चलाने की ताकत राहु और केतु में है, लेकिन राहु और केतु को चलाने की ताकत एक अकेले बृहस्पति ग्रह में है। इसीलिए जो बृहस्पति की दृष्टियां होती हैं वही दृष्टियां और वही ताकत राहु और केतु को भी दी जाती है। क्यों? एक और आसान भाषा में समझ लीजिए। बृहस्पति देव यदि गुरु हैं तो गुरु का आसन केतु है, और गुरु की जो साख होती है, जो ज्ञान होता है, वो उसका राहु मजबूत होता है। इस भाषा में भी आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए केतु की 5, 7, 9 आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है और मैं आपको ग्राफ में भी दिखा रहा हूँ, बर्थ चार्ट में भी दिखा रहा हूँ। आप ऐसे दृष्टियाँ याद कर सकते हैं केतु की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शुक्र देव की। शुक्र जिस भी भाव में बैठेंगे, सपोज मैंने दूसरे भाव में शुक्र को बिठाया है, तो यहाँ पर शुक्र जब भी बैठेंगे तो आपके मन में अब सीधी बात आ जाएगी ना कि दूसरे भाव की दृष्टि सीधे 8वें भाव में जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला और दे देता हूँ। कोई भी ग्रह जो भी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठेगा वो 8वें भाव को नहीं देखता, एज पर लाल किताब। ये बात आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूले के तौर पे याद रखनी है। लेकिन हमारे वैदिक कल्चर में जो भी ग्रह यहाँ पर दूसरे भाव में बैठेगा वो 8वें भाव को 7वीं दृष्टि से ज़रूर देखेगा। तय है। अगर हम शुक्र को 5वें भाव में बिठाएंगे, आप देखिए इस प्रकार से मैंने बिठा दिया है सिंह लग्न की कुंडली में, तो धनु राशि में शुक्रदेव हो गए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर शुक्र 5वें भाव से 11वें भाव को सप्तम दृष्टि से जरूर देखेंगे। ये आप समझ के चलिएगा। इसके बाद बात आ जाती है सूर्य देव की। सूर्य के पास भी 7वीं ही दृष्टि मानी जाती है, सिर्फ उनके पास भी एक ही दृष्टि है। इसके बाद हम आ जाते हैं चंद्रदेव के पास। चंद्रमा के पास भी एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। ये जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से 7वें घर को जरूर देखते हैं। ये हो गया के शु र चंद्रमा। अब बात आती है बहुत महत्वपूर्ण, ये मांगलिक दोष से संबंधित भी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ मंगल की दृष्टि के हिसाब से बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको मांगलिक दोष भी देखना सिखाऊंगा। मंगल किस भाव के अंदर बैठे हों तो ये व्यक्ति को मांगलिक दोष का फल दिया करते हैं, यानी कि व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। आप समझ गए इस बात को? तो अब मैं मंगल की दृष्टि पर पहले ध्यान देता हूँ आपका। मंगल देव की जो दृष्टियाँ होती हैं वो होती है 4वीं, 7वीं और 8वीं। मंगल जहाँ भी बैठे हों, उदाहरण के तौर पे मैं मंगल देव को यहाँ पर 3रे भाव में बिठा रहा हूँ, तो मंगल 4थी दृष्टि पहले कहाँ डालेंगे? 6ठे भाव में डाल देंगे। क्लियर है बात? इसके बाद वो 7वीं दृष्टि 9वें भाव में डाल देंगे। इसके बाद 8वीं दृष्टि जो आखिरी दृष्टि होगी वो 10वें भाव में चली जाएगी। और मंगल देव जन्म कुंडली के अंदर जिस भी, ध्यान रखिएगा,
मंगल देव जिस भी भाव में बैठे वहां से आपने 1 2 3 4 काउंट करने हैं, जैसे मैंने आपको चंद्रमा में गिन के बताए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तीसरे भाव में 1 नंबर जहाँ पे मंगल बैठे हैं, इसको आप पहला भाव भी माने, चौथे को दूसरा माने, पांचवे को तीसरा माने, और छठा इनकी जो पहली दृष्टि पड़ेगी वो चौथी दृष्टि हो गई इनकी छठे भाव में। इस प्रकार से आप मंगल की दृष्टि को समझ सकते हैं। और जन्म कुंडली के अंदर मांगलिक दोष को भी ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है कि जब जन्म कुंडली के अंदर मांगलिक दोष हो जाए तो व्यक्ति को किस प्रकार से अपनी शादी से संबंधित प्रिकॉशंस फॉलो करनी चाहिए, या फिर जब आप किसी की मैच मेकिंग करें या कल को आप मैच मेकिंग देखेंगे तो आपको कैसे मांगलिक दोष को बारीकी से समझ करके चीज़ों को समझना भी है और संभालना भी है। तो अगली वीडियो जो हमारी पार्ट 4 की आएगी उसमें आपको मांगलिक दोष के बारे में ज़रूर बताया जाएगा कि मांगलिक दोष को आप कैसे कैलकुलेट करें। अब ये हो गया मंगल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राहु के बारे में। राहु की वही दृष्टि आ गई जो हमने केतु की थी। आप जहाँ पर मैंने आपको केतु को बिठा करके दिखाया, आप वहीं से राहु को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जहाँ पर केतु बैठते हैं उसके जस्ट अपोजिट में राहु देव बैठ जाते हैं। तो मैंने आपको सिंह लगन की कुंडली और आपको मैंने लगन में केतु बिठा करके दिखाए थे। अब इसी प्रकार से आप समझ लीजिए सप्तम स्थान में यदि राहु देव बैठे हैं तो यहाँ से आप 5 भाव पहले काउंट कर लीजिए, जो कि 11वां स्थान हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 7वां स्थान हो जाएगा पहला घर, फिर उसके बाद 9वां घर हो जाएगा तीसरा, यानी कि 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, ये आखिरी। अब ये राहु की दृष्टि हो गई। अब हम बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति देव की भी वही दृष्टि होती है जो राहु केतु की होती है। अब राहु केतु की दृष्टि के साथ साथ बृहस्पति की भी 5 7 9 की होती है। आप इनको याद करने के आसान मकसद से समझ सकते हैं कि राहु केतु और बृहस्पति की ना सेम दृष्टियाँ होती है 5 7 और 9 की। आप ऐसे समझ लीजिएगा। फिर आ जाते हैं हम बहुत ही शक्तिशाली ग्रह शनिदेव के पास। शनिदेव के पास सबसे ज़्यादा दृष्टियाँ होती हैं। शनिदेव सबसे ज़्यादा आदमी की जन्म कुंडली में जगह जगह बैठ करके देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ शनिदेव की दृष्टि क्या होती है। एक तो सबसे पहली हो जाती है जिस भाव में बैठे उसी भाव को सबसे ज़्यादा वो पकड़ करके बैठते हैं। तो इसीलिए पहला आप इसको इस हिसाब से समझ सकते हैं कि शनि जिस भाव में बैठे हैं उसको 1 नंबर मान लो, वहाँ का भी वो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देते हैं। उसके बाद शनि के हो जाते हैं तीसरी दृष्टि, फिर उसके बाद हो जाती है 7वीं दृष्टि, फिर उसके बाद शनि की हो जाती है 8वीं दृष्टि, फिर उसके बाद शनि की हो जाती है 10वीं दृष्टि। यानी कि शनिदेव के पास 4 दृष्टियाँ होती हैं और शनिदेव 4 दृष्टियों से एक साथ रिजल्ट देते हैं व्यक्ति की कुंडली में। चाहे वो व्यक्ति की कुंडली के अंदर उस भाव में कोई ग्रह बैठा हो या ना बैठा हो। बृहस्पति का तो चलो एक बार मान सकते हैं, राहु केतु का एक बार मान सकते हैं कि जिस भाव में ये बैठे हैं उस भाव से अगर ये किसी बॉक्स को देख रहे हैं, अगर वहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा तो रिजल्ट नहीं देंगे, मान सकते हैं, लेकिन होता नहीं है। लेकिन शनिदेव का 100% होता है, चाहे उस भाव में कोई ग्रह बैठा हो या ना बैठा हो। आप समझ गए, ये शनि की हो गई। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आखिरी में बुध के बारे में। बुध के पास भी एक ही दृष्टि है, वो भी सिर्फ एक वही 7वीं दृष्टि। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला और दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। राहु और केतु जिस राशि में बैठे हुए हों, यानी जिस ग्रह की राशि में बैठे हों, ये उस ग्रह की दृष्टि को अडॉप्ट कर लेते हैं जिस ग्रह की राशि में बैठे हों। टेक्निकल हो गए ना, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट कि व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर राहु 7वें भाव में बैठे हैं कुंभ राशि में, तो राहु की दृष्टियाँ कहाँ पड़ेगी? 11वें भाव पे, पहले भाव पे और तीसरे भाव पे। अब इसके मालिक कौन है? शनिदेव हो गए। अब शनिदेव यदि तीसरे भाव तुला राशि में बैठे हैं तो शनिदेव की पहली दृष्टि जाएगी तीसरे से, तीसरी दृष्टि हो गई 5वें पे, तो राहु 5वें का भी रिजल्ट देंगे और तीसरे का भी देंगे। क्लियर? इसके बाद शनि की जो राशि आ गई वो 6ठे भाव में भी आ गई है, तो शनि 6ठे भाव का भी रिजल्ट देंगे। इसके बाद शनि की दृष्टि कहाँ जाएगी? शनि की अगली दृष्टि जाएगी 9वें भाव पे, है ना। 7वीं जो दृष्टि पड़ेगी वो 9वें भाव पे, तो वहाँ का भी ये राहु देव रिजल्ट देंगे। इसके बाद जो शनिदेव की अगली दृष्टि पड़ेगी 8वीं, वो दृष्टि कहाँ पड़ेगी?
जा करके 10वें भाव पे, तो राहु देव यहाँ का भी रिजल्ट देंगे। इसके बाद शनि देव की आखिरी दृष्टि कहाँ पड़ी? 12वें भाव पे, जो कि 10वीं दृष्टि है। राहु देव यहाँ का भी रिजल्ट देंगे। और जब शनि की महादशा अंतरदशा आएगी या राहु की महादशा अंतरदशा आएगी, तो राहु और शनि यहाँ के कंबाइंड रिजल्ट देंगे। ये बात आप इस लॉजिक से समझ सकते हैं। टेक्निकल हो गई होगी तो आप बार बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। अब मैंने आपको सारे ग्रहों की दृष्टियां समझा दी हैं,